नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का शिवाली सर यूट्यूब चैनल में। और हम भाषा शिक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं, या मैं कहूँ शिक्षण विधियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक अन्यत्र जो शिक्षण है, विधि है, उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आज की जो विधि है उसे हम व्यास विधि कहते हैं, क्योंकि भारत में वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम इस विधि का जो है संचालन किया था, या मैं कहूँ कि वो प्रवर्तक माने जाते हैं, इसलिए इसको व्यास विधि कहते हैं। और इससे पहले सुकरात तो खैर उनके बाद में आए हैं, लेकिन सुकरात जो है इस विधि के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। व्यास विधि में होता ऐसा है कि हम कुछ विषय वस्तु पढ़ाने के साथ साथ में उसी से रिलेटेड उस टॉपिक को और बताते हैं। जैसे व्याकरण पढ़ा रहा हूँ तो व्याकरण के कुछ मैंने और उदाहरण बता दिए। इसके साथ में ही कोई घटना पढ़ा रहा हूँ, कहानी पढ़ा रहा हूँ, तो कहानी के साथ साथ में मैंने कोई और घटना उसको लिंक करते बता दी। तो मैं कहूँ कि एक कोई घटना पढ़ा रहा हूँ, उसको मैं कहानी के फॉर्मेट में लगातार पढ़ाते जा रहा हूँ, तो इसे हम व्यास विधि कहेंगे। क्योंकि जो हमने देखे थे कि जो पांडित्य वर्ग होता है वो कथावाचन करते हैं, तो कथावाचन में लगातार नई नई कहानियां जोड़ते जोड़ते बताते रहते हैं, तो इसीलिए इसको व्यास विधि भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक व्यास विधि, और देखते हैं इसमें क्या क्या है और किस तरीके से हमारे जो भाषा शिक्षण है उसमें यह सहायक सिद्ध होती है और शिक्षण विधियों में अपना क्या रोल प्ले करती है। व्यास विधि, इस विधि के प्रवर्तक जैसे कि मैंने आपको बताया सुकरात माने जाते हैं, और सुकरात के साथ साथ में ही क्योंकि भारतीय में जो भारतीय प्रवर्तक हैं वो कौन है, वेद व्यास जी। ठीक, इस विधि में मुख्य कथा के साथ साथ अनेक कथाएं चलती रहती है। जो मुख्य कथाएं होती है, जैसे कि मैंने आपको कोई एक उदाहरण बताया, और वो एक उदाहरण के साथ साथ में उसको टॉपिक से रिलेटेड दूसरी जितने भी कुछ और उदाहरण होंगे वो लगातार बताते जाऊंगा। तो यही क्या है कि अलग अलग कथाएं चलती रहती है, उसी को हम व्यास विधि कहते हैं। यह कविता शिक्षण की विधि उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। तो किसके लिए ये अधिक उपयोगी है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। ठीक, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। इसमें कथावाचक की बातें विभिन्न प्रसंग, संदर्भ तथा उदाहरण देते हुए शिक्षक व्याख्या करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, व्यास विधि के नाम से भी जाना जाता है कि वो व्यास जी की तरह क्या करता है, कथावाचन लगातार करता रहता है। अगर शिक्षक लगातार कर रहा है तो इसमें कौन ज्यादा अधिक प्रभावी रहेगा, शिक्षक अधिक प्रभावी रहेगा, शिक्षक अधिक सक्रिय रहेगा। और छात्र क्या होंगे, छात्र श्रोता रहेंगे, है ना, अधिक सक्रिय रहेंगे। और छात्र क्या रहेंगे इसमें, श्रोता। ठीक, तो इसमें छात्र क्या हो गया, निष्क्रिय रह गया, तो ये क्या हो गया, अमनोवैज्ञानिक विधि हो गई। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि किस प्रकार के जो बात है इसमें की जाती है। शिक्षक अन्य भाषाओं के साहित्य का उपयोग करता है। इस विधि में कविता के भाव, रस, भाषा की सभी पक्षों की व्याख्या के अतिरिक्त कविता के एक एक शब्द के विशिष्ट भाव को विस्तार से समझाता है, जिससे छात्र कविता के भाव परिपाक को ग्रहण करने में सफल होता है। यानी कि शिक्षक कुछ पढ़ा रहा है तो उस कविता के माध्यम से, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे टीचर ने जो कोई कविता शिक्षण होती है, कविता का जैसे कोई पाठ आया तो वो कविताएं लगभग पढ़ाते रहते हैं और उसके साथ साथ में उनका अर्थ बताते रहते हैं कि इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है। तो ये तो व्यास विधि के अंतर्गत आता है। जैसे बिहारी जी ने क्या कहा है, नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंजो आगे कौन हवाल। यानी कि एक राजा है जिसकी नई नई शादी हुई है, और शादी होने के बाद वो लगातार क्या है, अपनी प्रेमिका के पास में ही लगातार रहता है। तो बिहारी जी उन पे तंग कसते हुए कहते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, की इस काल में कोई भी विकास नहीं हो रहा है, और नहीं कोई किसी प्रकार का कोई पराग है, और नहीं कोई ऐसा कोई कार्य हो रहा है जिससे जनता का भला हो। तो अली कली ही सो बंजो, अली यानी कि होती है, अली यानी कि भोरा, और कली यानी कि जो डाली होती है, पुष्प की डाली। सो बंध्यो, बंध्यो यानी कि बंधा हो, बंधा है होना, बंधना, है ना। आगे कौन हवाल, यानी कि इसका आगे का कौन जिम्मेदार होगा, आगे का जिम्मेदार कौन। ठीक,
और विकासु यानी विकास होना। ठीक है, मधुर मधु यानी कि आप जानते हैं कि मिठास। तो ये सभी क्या है कि अलग अलग अर्थ हो गए इसके। तो ये क्या हो रहा है, मैंने एक एक चीज पढ़ी और एक एक का अर्थ इस सभी में बताया। तो ये इस शिक्षण विधि के अंतर्गत होती है, व्यास में होती है, और मैं लगातार पढ़ा रहा हूं और एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूं। इसके साथ में ही हम देखते हैं कि जैसे कि एक एग्जाम्पल आता है कि मैं जैसे कि महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा रहा हूँ, हल्दीघाटी युद्ध के बारे में पढ़ा रहा हूँ। मैं बताता हूँ आपको कि 18 जून 1576 के दिन ये होती है गोपीनाथ शर्मा, 21 जून इसको कहते हैं। और लगातार बहुत भीषण युद्ध होता है जिसमें मुगलों की तरफ से जो मान सिंह है वो लड़ने आते हैं, महाराणा प्रताप स्वयं इस युद्ध में उपस्थित रहते हैं, और जो चटक है उसने बहुत बहादुरी से लड़ा। तो उसी के साथ में जैसे मैं पूरा आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने के साथ में ही जैसे कन्हैयालाल सेठिया जी ने इसी पर एक कविता लिखी है। अब मैंने इसको क्या कर दिया, दूसरी आधुनिकता के साथ रिलेटेड कर दिया। कन्हैयालाल जी सेठिया ने तो अभी लिखा है और युद्ध बहुत पहले हुआ है, तो ये क्या हो गया आपस में लिंक करते हुए कहते मुंह लड़ो मूल हूं लड़ो गणो मुंह सयो गणो मेवाड़ी आन बचावन में मैं पाछ नहीं राख्या रण में पेरिया रो खून महावन में। तो ये क्या हो गया कि मैंने इसको साथ में रिलेट करते हुए पढ़ा दिया आपको। और दूसरी कविता की कन्हैयालाल जी सेठिया कहते हैं कि मैं जब हल्दीघाटी का युद्ध हो जाता है, हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप बहुत नर्वस हो जाते हैं। ये कन्हैयालाल सेठिया की एक रचना है, सत्यता कितनी है इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन कन्हैयालाल जी सेठिया कहते हैं कि जब जो अमर सिंह के हाथ से बिलाव जो रोटी छीन के भाग जाता है, अमर सिंह बहुत चिल्लाता है, रोता है, तो राणा का सोए दुख जागियो कि भाई राणा को सोचा कि यार मैं इतना लड़ा, मैं इतना कुछ किया मैंने, कि मैं मेवाड़ की शान बचाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया, मैं किसी रण में कोई भी चीज पीछे नहीं रखी, मैं बहुत बहादुरी से लड़ा, और मेरा खूब जो बेरिया है, बेरिया जो विरोधी है उनका मैंने बहुत खून बहाया, लेकिन फिर भी मुझे क्या मिला, कुछ नहीं मिला। मैं आज भटकता रहा हूँ, परिवार का पालन पोषण सही से नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये मैंने क्या हल्दीघाटी का युद्ध पढ़ाते पढ़ाते आपको इसकी भी बता दी, तो ये मैं क्या अलग से कथा और जोड़ दी। तो यही तो इसमें हो रहा है। व्यास विधि में शिक्षण कविताओं की विशेषताओं और सुंदर तत्वों का उल्लेख करता है वह। अब जैसे कि जो शिक्षण होता है वो कविताओं का, अब जैसे मैंने लय ताल के साथ बोले, जैसे कि मुंह मोल्यो गुणो मुंह सहो गुणो मेवाड़ी आण बचावन में लेकिन पाछ नहीं रखे। अब ये क्या वीर रस की है तो उसका स्वर भी उतना ऊंचा होगा। ठीक है, अब जैसे कि बिहारी जी ने तंत्र कहा है तो उसमें क्या, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। ये क्या हो गया, उतार चढ़ाव हो गई इसकी, किस तरीके से बोलना है, क्या करना है। तो ये क्या हो गया कि सौंदर्य का उल्लेख करता है कि किस प्रकार से उसको बोला गया है, बोला जाता है, क्या उसकी विशेषताएं हैं। वह आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत कविता में भाव विशेषता व सुंदर तत्वों को उल्लेख करता है, जैसे मैंने अभी करके बताया आपको। वह प्रस्तुत कविता के भावों से संबंधित अन्य कविताओं का भी उदाहरण प्रस्तुत करता है। एक कविता सुनाई, उसके साथ में मैंने दूसरी कविता सुनी कि चलिए ये एक राजा के बारे में कही गई है जो अपनी क्या है कि पत्नी के साथ में जो नई नई शादी हुई है उसी के साथ बंधा हुआ है, लेकिन हमारे एक और राजा हुए महाराणा प्रताप जो सभी परिवार को छोड़ते हुए मेवाड़ की रक्षा करते हैं। तो एक उसकी कहानी सुना दी, एक इसकी कहानी सुना दी, तो मैं किसी भी तरीके से इसको पढ़ा सकता हूँ। तो ये क्या हो गई कि अलग अलग कविताओं को पढ़ाने के साथ साथ में इसकी व्याख्या कर दी। इसे व्याख्या से स्पष्टता आ जाती है। और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ कि हूँ लड़ो गुड़ो मुँह सड़ो गुड़ो, कि मैं बहुत लड़ा, मैं बहुत सहा, मेवाड़ी मान बचा कि मेवाड़ का मान बचाने के लिए मैं बहुत लड़ा। तो ये क्या कर रहा हूं, मैं इसके साथ साथ में व्याख्या कर रहा हूं। ठीक है, तो ये व्याख्या करने के साथ में ही क्या बात आ जाती है कि इसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है। इस प्रणाली का दोष क्या है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्या दोष है सर, कि दोष ये है बेटा कि इसमें शिक्षक जो होता है वो सक्रिय रहता है। शिक्षक तो बहुत हाव भाव से सब कुछ करेगा, अभिनय करेगा, आदर्श वाचन करेगा, लेकिन टाबर जो होते हैं बैठे बैठे हाँ ये बस इस तरीके से क्या है वो जो श्रोता है वो बन के रह जाते हैं, उनका कोई भाव प्रकट नहीं होता है, और शिक्षक क्या मजे से वो जो बताता रहता है। तो ये क्या होता है कि अपने भाषणों के द्वारा छात्रों से सौंदर्य बोध और सौंदर्यानुभूति की योग्यता प्रदान करने का प्रयत्न करता है। एक साथ में ये भी बात है कि जो शिक्षक होता है वो क्या करता है कि बालकों से भी ऐसा एक्सपेक्टेशन करता है कि यार जो जैसा मैंने किया ना वैसा बालक भी करके बताए। अब मैंने जैसे रैंडमली कोई कविता दे दी, अब बेचारे बालक ने तो पहली बार पढ़ी है वो, है ना, मैंने बहुत बार पढ़ चुकी है, तो अब बालक कैसे करेगा उस चीज को। तो ये क्या होता है, एक शिक्षक की एक्सपेक्टेशन इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो इसका एक बहुत बड़ा दोष है। साथ में ही जो मैंने अभी आपको बताया वो भी, और उसके साथ में ही
पर यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि शिक्षक भाषण का कितना ही मर्मस्पी बता दे, नहीं कितनी भी उसको छूता हुआ बता दे कि मूल और गुणों में उसको किसी भी लय से बता दे, तो उसका भाव ले कितनी भी उसकी मधुरता ले आए, प्रभावपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन छात्र थोड़ी देर के लिए उसे भावमग्न और विभोर क्यों ना हो जाए, छात्रों के सक्रिय सहयोग न रहने से और पाठ के विकास में उसके भाग न लेने में उससे स्वतंत्र रूप से काव्य रसास्वादन की क्षमता नहीं उत्पन्न हो पाती और न विवेचन की ही शक्ति विकसित हो पाती है। यानी कि जो शिक्षक होता है वो कितना भी प्रेजेंटेशन कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन वो अभ्यास नहीं करेगा बालक, तो उससे क्या हो जाएगा, उसमें थोड़ी देर के लिए उसको बहुत मजा आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका अभ्यास नहीं कर पाता है, और नहीं करने के साथ में ही जो अगली उसकी विशेषताएं हैं वो उसे नहीं पता चल जाती। तो ये सारी क्या है, इसके दोष हैं। इस प्रणाली में मैंने शुरुआत में ही कहा था, कौन प्रभावित रहता है? शिक्षक जो है वो शब्दार्थ, भावार्थ, व्याख्या, समीक्षा आदि को प्रस्तुत करता है और छात्र खाली श्रोता बन के रह जाता है। तो इस तरीके का इसमें सारा कार्य है। तो ये छोटी सी विधि अपने थी, कौन सी? व्यास विधि। और व्यास विधि के बारे में हमने जाना है ना, और जाना। तो अब प्रश्न कैसे बनते हैं सर इसमें? तो प्रश्न देखिए यहाँ से बन जाता है कि व्यास विधि के प्रवर्तक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कि सुकरात है। ठीक है, सुकरात इसके प्रवर्तक है। अगर भारतीय दृष्टिकोण में पूछे तो वेद व्यास जी है, और वेद व्यास जी के साथ साथ में इसमें क्या होता है सर कि ये, चलिए एक प्रश्न मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ कि जो व्यास विधि है, व्यास विधि सहायक है। जैसे प्रश्न आ गया, प्रश्न है व्यास विधि सहायक है। फर्स्ट ऑप्शन प्राथमिक कक्षाओं हेतु, सेकंड ऑप्शन उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु, तो उच्च माध्यमिक कक्षाओं हेतु, फोर्थ ऑप्शन आ गया तथ्य 2 एवं 3 सही है। और लास्ट ऑप्शन आ गया कोई सही नहीं है। ठीक, इस प्रकार से आपके प्रश्न बन जाता है। और प्रश्न बनने के साथ में ही क्या आ जाता है कि हमने देखा कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए तो सर ये उपयोगी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उच्च एक शब्द हमने पढ़ा था, तो अब उच्च माध्यमिक है या उच्च प्राथमिक है? कि देखिए उच्च प्राथमिक के लिए हमने एक शब्द पढ़ा है उच्च, अब बस को ये ध्यान रखना है। तो उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए तो ठीक है सर, एक बार इस पर होल्ड करके रखते हैं। उच्च माध्यमिक कक्षाओं, ये तो 100% है सर। तो इसका मतलब एक प्रश्न और आता है कि तथ्य 2 और तथ्य 3, यानी कि ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, सही है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि ये जो है ऑप्शन सही नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं। और आगे हमने क्या देखा था सारा इसके बारे में कि किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थी हमारे व्यास विधि, और छोटी सी कक्षाएं थी, बहुत अच्छी कक्षाएं, और उसके साथ में ही बहुत बढ़िया एक विधि थी व्यास विधि। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, और लगातार वीडियो आती रहेगी। दूसरी भी जो राजस्थान अध्ययन की है जो वो भी लगातार आ ही रही है और आती भी रहेगी। शायद डाली है नहीं डाली मुझे पता नहीं है, टीम से बात करनी पड़ेगी। साथ में ही अगर नहीं आ रही तो आ ही जाएगी बहुत जल्दी। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।